हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डीपी पर। तो आज मैं आप लोग कराने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड 2025 में, ठीक है ना, हाई स्कूल में पूछा गया प्रश्न पत्र के 20 एमसीक्यूज। और ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट करें एमसीक्यू सीरीज, इस सीरीज में आप लोगों को जो भी यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए, ठीक है, 24, ठीक है, 23, ठीक है, या 22, हम लोग 4 सालों के जो भी हमारे एमसीक्यू हो जाएंगे यूपी बोर्ड 2025 में, मतलब कि यूपी बोर्ड के द्वारा पूछे गए एमसीक्यू, उन सारे एमसीक्यूज को मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। तो आज का जो हमारा सेट है जाके, और ये जो हमारे सेट है जाके, ये मैं आप लोगों को अनसॉल्व सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो अनसॉल्व से हम लोग डेली एक एमसीक्यू सीरीज के अंतर्गत एक सेट लेंगे जाके, और उसके हम लोग 20 बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। तो ये जो हमारा सेट है जाके, सेट नंबर फर्स्ट है 2025 का, ठीक है, और पहला सेट हमारा बीबी है। अब देखो, इस सेट का जो पहला सवाल हमारा बोल रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग होगा, ठीक है। अब ये सवाल जो हमारा है, जब कभी भी आपको एग्जाम में ऐसा मिल जाए कि आपको दे दे कि एक परिमेय संख्या, ठीक है, एक परिमेय संख्या, आपको एक परिमेय संख्या दे दे, ठीक है, और आपको क्या दे दे, एक अपरिमेय संख्या। जब भी आपको एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या दे दे और आपसे ये पूछे कि इनका योग कितना होगा, ठीक है, बात यहाँ योग की नहीं है, ठीक है, वो आपसे देखो, आपको वो योग भी पूछ सकता है, ठीक, आपसे वो योग भी पूछ सकता है, आपसे वो घटाना भी पूछ सकता है, अंतर भी पूछ सकता है, उनका गुणा भी पूछ सकता है, उनका भाग भी पूछ सकता है। आपसे वो चाहे जो पूछे, वो योग पूछे, गुणा पूछे, जोड़ घटाना कुछ भी पूछे, हमेशा वो क्या आएगा, हमेशा वो एक अपरिमेय संख्या ही आएगा। वो हमेशा क्या आएगा, एक अपरिमेय संख्या ही आएगा, ठीक है। और ये सवाल जब मैंने पहला चैप्टर कराया था वास्तविक संख्या, वहाँ बहुत ही डिटेल में ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई गई हैं। अगर किसी को इसका कॉन्सेप्ट ना पता तो आप वहाँ पे इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमसे उसने क्या पूछा है, हमसे योग पूछा है, तो क्या होगा, हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा। कभी भी बस आप इतना याद रखना कि उनमें से एक परिमेय होनी चाहिए और एक क्या हो, अपरिमेय हो। फिर उनका चाहे आपसे योग पूछे, चाहे घटाना, चाहे गुणा, चाहे भाग, कुछ भी पूछे, वो हमेशा क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जाके सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कह रहे हैं कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो देखो, हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के लिए सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि लास्ट में है क्या। लास्ट अंक हम लोग हमेशा देखेंगे, अगर हमारा लास्ट अंक सम है, जैसे कि लास्ट अंक हमारा क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, तो हम लोग उसको किससे डिवाइड करेंगे, हम लोग उससे 2 से डिवाइड करेंगे। लास्ट अंक हमारा 6 है, जो कि एक सम संख्या है, तो इसको हम लोग जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 14, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा, 2 8 16। अभी भी हमारा लास्ट अंक सम है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 2 9 18। अब यहाँ पे देखो कि हमारा लास्ट अंक क्या है, विषम आ गया। जब हमारा विषम आ जाएगा तो हम लोग 3 से चेक करेंगे, ठीक है। अच्छा, 3 की भाज्यता क्या होती है, अगर मान लो 3 और 9 मतलब 39 को चेक करना है कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, उस संख्या के अंकों को आप लोग जोड़ लो। अगर वो संख्या के अंकों का योग हमारा क्या हो, 3 से डिवाइड हो, जैसे कि 12 आ गए, हमारा 3 से डिवाइड होगा, तो संख्या भी हमारी 3 से डिवाइड होती है। ये हमारा होता है 3 की भाज्यता। तो इस प्रकार से जब हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 तरह 9। अब यहाँ देखो 13 तो हमारा अभाज्य संख्या ही आ गया, और अभाज्य जब नंबर आ जाता है तो हमारा अभाज्य नंबर स्वयं से ही करता है, तो 13 एक कम 13। तो यहाँ पर जो हमारे अभाज्य गुणनखंड आया जाके क्या है, देखो यहाँ पर जो हमारे अभाज्य गुणनखंड होंगे क्या होंगे। अब देखो, हमारा 2 कितनी बार है, 2 हमारा 2 बार है, तो 2 की पावर 2 कर दो, ठीक। फिर एक बार हमारा 3 है, एक बार 13। तो इस तरीके से इसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएंगे, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एमसीक्यू के सवालों को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जाकर क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है कि यदि संख्या, यदि 3x प्लस का 5y बटे 3x माइनस का 5y बराबर 7/3 हो, तो x और y का अनुपात ज्ञात करना है। सवाल में हमको क्या दिया है कि 3x प्लस का 5y बटे में 3x माइनस का 5y, ठीक, बराबर में हमको क्या दिया है, 7/3,
देखो हमें कुछ नहीं करना है, हम इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग जब यहाँ पे 3 है, ठीक, यहाँ पे क्या दिया 7/3, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे जाके 3x प्लस का 5y में, ठीक, और इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 7 3x माइनस का 5y। अब देखो यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या आ जाके ये 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस का 15y, ठीक। अब ऐसे हम लोग 7 का अंदर मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाएगा 7 3 21x और माइनस का 7 पना 35y, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग रेशियो हमसे पूछा है x और y का, तो x को एक पक्ष में करेंगे, y के पदों को एक पक्ष में, तो 9x, x हम लोग इधर लेके आएंगे तो माइनस का 21x, पक्षांतर करने में चिन्ह बदल जाएगा, इधर हमारा है माइनस का 35y, और ये 15y इधर लेके आएंगे तो माइनस का 15y हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसको घटाएंगे तो माइनस का 12x बचेगा, और इधर ये जुड़ जाएगा तो माइनस का 50y हो जाएगा। माइनस में से माइनस कट गया, 2 से काटा 6, 50 को 2 से काटेंगे तो 25। अब इधर बचेगा 6x, इधर हो जाएगा हमारा 25y। सवाल में हमसे x और y का रेशियो पूछा, तो x को y के नीचे ले आएंगे और 25 इधर हमारा 6 के नीचे आ जाएगा। रेशियो को हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 25/6, ठीक। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे व्युत्कर पूछा है। अब देखो द्विघात समीकरण हमको क्या दी जाके 3x², ठीक है, हमको समीकरण क्या दिए 3x² माइनस का 2x प्लस का 1/3 बराबर 0, ये हमको क्या दी, ये हमको द्विघात समीकरण दी है। अब द्विघात समीकरण में हम लोग क्या है, इसको पहले हम लोग व्यापक रूप में लिख लेंगे, ठीक है। 3 के इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x² और माइनस का 6x प्लस का 1/3 बराबर में 0। अब 3 का इधर गुणा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 9x² माइनस का 6x प्लस का 1 बराबर 0। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप हो गया। अब देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ये होता है जाके ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, इससे हम लोग क्या करेंगे, से तुलना करेंगे, तुलना करने पर यहां पर देखो x² का गुणांक कितना है, यहां पर जो x² का गुणांक है यहाँ पर क्या है a है, यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, यहाँ पर जो x² का गुणांक हमारा है वो a है, और यहाँ पर जो x² गुणांक है 9 है, मतलब a का मान 9 आ गया। यहाँ पे x का गुणांक b है और वहाँ पे x का गुणांक कितना है माइनस का 6 है, ठीक है। यहाँ पर चर पद हमारा c आ गया, वहाँ पे चर पद हमारा कितना हो गया जाके 1 हो गया, ठीक। अब देखो जो व्युत्कर होता है, जो हमारा क्या होता है जाके व्युत्कर होता है, उसको हम लोग d से प्रदर्शित करते हैं, d बराबर b² माइनस का 4ac। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा व्युत्कर होता है, ठीक है। अब देखो b का मान कितना है माइनस का 6, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस का 4, a का मान कितना है 9 है और c का मान हमारा 1 है, तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर 36 और 4 9 36, ये हो जाएगा, तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा जाके 0। तो व्युत्कर d हमारा कितना आ गया जाके 0 आ गया। याद रखना ये जो हमारा व्युत्कर का फार्मूला है d = b² माइनस का 4ac, इस फार्मूले पे बहुत आपको सवाल मिलेंगे, ठीक, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब कि आपको एग्जाम में इस फार्मूले पे सवाल जरूर मिलेगा जाके, आप हर सेट उठा लेना, हर सेट में आपको इस फार्मूले पे सवाल जरूर मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 5 की। अब जो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये सांख्यिकी का पूछा गया सवाल है, और सांख्यिकी के बहुत सारे सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे। जैसे हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। देखो हमसे इसमें माध्य पूछा, और याद रखना जब आपको वर्ग अंतराल दे दे तो हम लोग माध्य कैसे करते हैं, तो पहले हम इस सारणी को बना लेंगे वर्ग अंतराल।
हम लोग पहले वर्ग अंतराल वाला कॉलम बनाएंगे, ठीक। और इधर हम लोग किसका कॉलम बनाएंगे, इधर हम लोग जो हमको दिया है बारंबारता, इधर हमारा कॉलम हो जाएगा बारंबारता, ठीक। बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखो वर्ग अंतराल में हमको क्या क्या दिया है, वर्ग अंतराल में हमको दिया है 2 से 4 और 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, ये हमको दिया है वर्ग अंतराल, ठीक है। अब इसके बाद देखो बारंबारता क्या दी है, 2 दी है, 4, 7 और 3 और 4, ये हमको दिया जाके बारंबारता। अब देखो जब हमको वर्ग अंतराल वो दे दे, वर्ग अंतराल जब हमको दे देता है तो हम लोग क्या करते हैं, कॉलम बनाते हैं मध्यमान, एक कॉलम हम लोग बनाते हैं जाके मध्यमान, जिसको हम लोग x बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो मध्यमान कॉलम होता है, देखो ये कैसे बनता है, ये देखो जो वर्ग अंतराल होता है, ये इसकी उच्च सीमा होती है, निम्न सीमा, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो निम्न सीमा उच्च सीमा है, इसको जोड़ेंगे, फिर इसका आधा कर देंगे। तो जैसे 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 का आधा हमारा 3 आ गया। अब 4 और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 10, और 10 का आधा करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, 14 का आधा हमारा 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग मध्यमान बनाते हैं, ठीक है ना, वर्ग अंतराल से। 8, 10, 18 का आधा 9, 10, 12, 22 का आधा 11। तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाएंगे, मध्यमान बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा F वाला कॉलम था, इसका हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, योग, योग को हम लोग सिग्मा, ये जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं जाके सिग्मा, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जाके योग होता है, ठीक है। तो सिग्मा F, तो हम लोग F वाले का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो देखो 2, 4, 6, 7, 13, 3, 16, 4, 20 हमारा योग आ गया सिग्मा F। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमारा बारंबारता कॉलम था F और मध्यमान था X, इसकी सहायता से हम लोग इनका मल्टीप्लाई करके कॉलम बनाएंगे Fx, ठीक है। बारंबारता F और मध्यमान X वाले का हम लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कॉलम क्या बनाएंगे, Fx बनाएंगे। देखो 2 तिया 6, 4 पंचे 20, 7 सते 49, 3 वा 27, 11 चको 44, ठीक, ये कॉलम बन गया। ये जो Fx कॉलम बनता है F और X का गुणा करके बनता है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे या योग किसका निकालेंगे, Fx कॉलम का, तो क्या लिखेंगे, सिग्मा Fx। अब देखो 6, 9, 15, 7, 22, 4, 26 के 6, ठीक है। और 2, 4, 6, 2, 8, 4, 14 और हासिल 2, 12, 2, 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिग्मा Fx आ गया। अब हमसे सवाल में उसने पूछा कि हमसे माध्य पूछा है, तो जो माध्य का जो हमारा फार्मूला होता है, जो हमारा माध्य का फार्मूला होता है वो क्या होता है, जाके हमारा जो माध्य का फार्मूला होता है वो हमारा होता है सिग्मा Fx बटे सिग्मा F, ये हमारा माध्य का फार्मूला होता है। सिग्मा Fx कितना है, 144 है, 46 है, सिग्मा F कितना हमारा 20 है, ठीक है। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे जाके 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 0, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 3 6। अब 10 से हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इससे हम लोग इसको एक अंक बाद क्या लगा देंगे, जाके दशमलव लगा देंगे, ठीक है। तो 7.3 क्या हो जाएगा, इसका माध्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 7, ये वाला नहीं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7.3। तो याद रखना, कभी भी आपको माध्य दे देगा और आपको अगर वर्गंतराल दे ऐसे, तो सबसे पहले क्या करना है, बारंबारता तो आपको दी ही रहती है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मध्यमान का कॉलम बनाते हैं। मध्यमान कॉलम कैसे बनता है कि 2 और 4 को जोड़ के, तो इसका जोड़ करेंगे कितना आएगा 6, फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 3 यहाँ पे आ गया। ऐसे 6 और 4 6 को जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 10, इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो 5, ये इधर लिख दिया। 6 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जाकर 14, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 यहाँ लिख देंगे। 8 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, इसको 2 से डिवाइड करेंगे जाके कितना आ जाएगा, जाके 9, ठीक। 10 12 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जाके 22, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, जाके 11।
तो इस तरीके से हम लोग एक मध्यमान कॉलम बनाते हैं। उसके बाद हम लोग देखो सिग्मा एफ तो जोड़ ही लेते हैं, इसका योग निकालते हैं। फिर हम लोग एक कॉलम नया बनाते हैं एफ इंटू एक्स का। ये किससे बनेगा? एफ इंटू एक्स है, मतलब कि एफ और एक्स के मल्टीप्लाई से, ठीक है। फिर हम लोग योग करते हैं सिग्मा एफ एक्स, फिर माध्य का जो फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होता है। इस तरीके से हम लोग करेंगे जाके माध्य, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग चलेंगे जाके अपने अगले सवाल पर। अब देखो अगला सवाल जो हमसे पूछा गया है हमारा, ठीक। अब इस सवाल में हमको देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6। ये जो प्रॉपर्टीज में लगी है जाके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में ये जो डीई है और ये बीसी के क्या है समांतर है। देखो डीई ऐसे बीसी के समांतर है, ठीक है। अब आगे कह रहा है ये एडी बराबर, ये हमको दिया एडी बराबर दिया है 1.5 सेंटीमीटर और डीबी हमको कितना दिया 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि एई 2 सेंटीमीटर, हमसे एसी का मान पूछा है। देखो याद रखना, अगर किसी भी त्रिभुज में, ठीक है, किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ठीक है ना, अगर किसी भी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, ठीक है ना, को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर है, तो ये जो अनुपात होता है एडी बटे डीबी, ठीक है ना, ये जो अनुपात होता है एडी बटे में डीबी, ठीक है ना, और इसकी ए बटे में ईसी के बराबर होता है। अब एडी हमको कितनी दी है जाके 1.5 और डीबी हमको कितनी दी है 3 और ए हमको कितनी है 2 और ईसी, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग दशमलव हटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 15 दूनी 30, 15 कम 15, तो ईसी का इधर गुणा कर देंगे ईसी और 2 दूनी 4, ठीक। तो ईसी हमारी कितनी आ गई? ईसी हमारी यहाँ से ये आ गई जाके, ये जो हमारी 4 आ गई, ठीक। अच्छा हमसे उसने पूछा कितना, हमसे एसी पूछा है, तो एसी कितना हो जाएगा 2 + 4, एसी कितना हो जाएगा, एसी हमारा क्या है ए प्लस का ईसी, तो एसी होगा ना, तो ए का मान कितना है 2 और ईसी का मान कितना है 4, तो एसी हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी याद रखना कि अगर किसी भी त्रिभुज, ये जैसे कि ए बी सी एक त्रिभुज है, कि जो इसके ये जो भुजा है, ठीक है ना, अगर ये वाली भुजा बोलते हैं कि इसके समांतर है, ठीक है, तो इनमें जो एडी और डीबी, ठीक है, और इक्वल टू ए बटे ईसी का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है। तो इस तरीके से हमने इससे ईसी निकाल लिया 4 सेंटीमीटर, लेकिन हमसे उसने ये नहीं पूछा, उसने हमसे ये पूछा था ए भी नहीं पूछा, ए तो दही एसी उसने हमसे पूछा, तो ये जो एसी होगी वो क्या होगी ए प्लस ईसी होगी ना, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 हमसे कह रहा है कि दो बिंदु दिए हैं जाके, मान लो कि ए बिंदु क्या दिया जाके 2,3 दिया है और बी बिंदु क्या दिया है, बी बिंदु हमको दिया है 4,1। इनके बीच की हमको क्या पूछ रहा है, इनके बीच की हमको हमसे दूरी पूछ रहा है। तो देखो अगर कभी भी आपको दो बिंदु दे दे, ठीक, तो ये हमारा x1 बिंदु हो गया, ये हमारा x2 बिंदु हो गया, सॉरी x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ठीक, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया। तो जो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है वो क्या होता है जाके x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ठीक है। अब देखो हमको x2 कितना दिया है, x2 हमको दिया है 4, x1 कितना दिया है 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 हमको कितना दिया है 1 और y1 कितना दिया है 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर। अब 1 माइनस 3 मतलब माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और इधर भी माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8। अच्छा 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। अब 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट 2 अंदर बच जाएगा, तो दोनों बीच की दो बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी कितनी आ गई 2 अंडर रूट 2। तो याद रखना जो हमारा फार्मूला होता है जाके दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा,
ठीक। अब देखो अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण, फिर देखो हमसे द्विघात समीकरण पर फार्मूला पूछ दिया। कह रहे हैं कि ये द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। अब देखो हमको उसने द्विघात समीकरण क्या दिए जाके 3x² माइनस का 12x और प्लस का m बराबर 0 हमको दिया है। ठीक, तो देखो हम लोग इसकी तुलना कराएंगे द्विघात। देखो उसी फार्मूले में फिर सवाल पूछा है, समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से क्या करेंगे, से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। ठीक, अब देखो इससे हम लोग क्या करेंगे, जाके तुलना करेंगे। जब हम इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पे x² का गुणांक a है, वहां पे x² का गुणांक 3 है, यहाँ पे x का गुणांक b है, वहां पे इसका गुणांक -12 है, यहाँ पे चरपद c है, वहां पे चरपद m है। ठीक, अब हमसे क्या बोला कि मूल समान है। देखो अगर मूल समान है, ठीक है, देखो अगर मूल क्या है, समान है, ठीक, तो जो विकर्ण d होता है वो हमारा क्या होता है, जाके 0 होता है। मतलब ये कि b² माइनस का 4ac जो होगा वो हमारा क्या होगा, जाके 0 होगा जाके। ठीक, अब b का मान हमारा कितना है, -12 का स्क्वायर, तो मतलब -12 दिया है b का मान, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस का 4, a का मान कितना है 3 और c का मान हमारा m बराबर 0। -12 का स्क्वायर 144 और इधर हो जाएगा, ये हमारा कितना बचेगा, 4 3 12 m, ये 12 m आ जाएगा, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 12 m हो जाएगा। अब हम लोग इसको काट देंगे, 12 चौको 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है, तो 12 आ जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया जाके 12, m का मान कितना आ गया जाके 12। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो याद रखना ये जो फार्मूला होता है, ठीक, ये जो हमारा फार्मूला होता है जाके, ये विकर्ण का b² - 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो जो हमारा है वो हमारा एलसीएम से आधारित सवाल है। देखो जब मैंने आपको पहला चैप्टर कराया था, ये वास्तविक संख्या जब चैप्टर कराया है, एक हमने जो बैच स्टार्ट किया था रैंकर्स बैच, उसमें मैंने बोला था कि आपको ये बैच मैं 75 क्लास में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, उसमें मैंने अभी तक एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग फिर से आगे स्टार्ट कर रहे हैं, जाके सेकंड चैप्टर कल से आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये देखो उसी चैप्टर के तीसरा सवाल है, और ये तीनों के तीनों सवाल मैंने उस बैच में कराए हैं जाके। तो आपको मैंने जो बोला कि मैं 75 क्लास में पूरी मैथ को कंप्लीट करूंगा, आप जब उस बैच को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक ऐसा भी सवाल नहीं मिलेगा जो उस बैच से ना आए जाके। ठीक है, तो आप वो जो पहला चैप्टर उसको करिए जाके, और मैं धीरे धीरे आगे की भी चैप्टर आपको कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि 15 और 25 का एचसीएफ 5 है, तो उनका एलसीएम होगा। देखो 15 एक फार्मूला होता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक, बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये एक फार्मूला होता है। अगर आपको दो संख्या दी है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और उनका लासामासा इक्वल होता है। अब पहली संख्या क्या दी हमको, 15 दी है, और दूसरी संख्या क्या दी हमको, 25 दी है। अच्छा, इनका एलसीएम से पूछ रहा है, जबकि हमको उसने क्या दिया जाके, एचसीएफ दिया है 5। तो ये 5 से इधर काटो, 15 को 5 बार, और 25 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा जाके, 5 3 15, ठीक, 3 बार, 25 3 75 आ जाएगा। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया जाके, जो एलसीएम हमारा आ गया जाके 75 आ गया जाके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सवाल दो संख्या दे दे, पहली संख्या और दूसरी संख्या, उनका जो मल्टीप्लाई होता है उन दोनों संख्याओं के लासामासा के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है जाके। अब लोग बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा समांतर श्रेणी के चैप्टर का है जाके, हमको उसने एक श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी एपी 3, -1, -1, -3 डैश के लिए सार्वंतर होगा। अब देखो उसने जो हमको एपी दी है वो हमको क्या दी है, उसने जो हमको एपी दी है जाके, वो दिए जाके 3, -1, -3
सॉरी माइनस का 1 और कॉमा माइनस का 3, ये हमको एपी दिया है। अब देखो जो हमारा सारवंतर होता है, ठीक, जो हमारा सारवंतर होता है जाके उसको हम लोग काय से प्रदर्शित करते हैं, जाके उसको हम लोग स्मॉल डी से प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि डिफरेंशियल। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है इसका होता है T2 माइनस का T1। अब ये जैसे मान लो T1 है, ये हमारा T2 है, मतलब कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ये T1 T2 T3 T4 ऐसे है, ठीक है। जबकि फार्मूला क्या होता है T2 माइनस का T1। अब देखो T2 हमारा कितना है 1 है और T1 हमारा कितना है 3, तो एक घट के क्या बचेगा माइनस का 2, तो इसका जो सारवंतर आ गया वो हमारा क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। देखो इस बैच में मैं आपको सारे एमसीक्यू कराऊंगा, 4 साल के जो भी एमसीक्यू हैं मैं आपको कराऊंगा, और वो जो हमारे लघु, ठीक है ना, दीर्घ के जो क्वेश्चंस होते हैं जाके वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। अब देखो अगला सवाल हमारा क्या करें कि निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग, देखो ऐसे जब से माध्यक वर्ग पूछता है जाके, आप देखो कुछ ना करना, अब बस एक चीज करना जाके, पहले इनसे देखो संचयी बारंबारता बनती है, ठीक है। तो मैं थोड़ा इस सीरीज को इधर बना के इस सारणी बना लेता हूं, वर्ग अंतराल। आप देखो पेपर में भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपको वर्ग अंतराल की श्रेणी बनानी है और आपको क्या दिया जाके बारंबारता के कॉलम दिया है, बारंबारता, ठीक। वर्ग अंतराल में क्या दिया जाके 0 से 5 और 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25, ये हमको दिया वर्ग अंतराल का कॉलम, ठीक। अच्छा बारंबारता क्या दिया जाके 2, 7, 3, 10 और 4, ये हमको क्या दिया जाके बारंबारता दी है। अब देखो हमको एक बनानी है जाके संचयी बारंबारता, हमको एक क्या बनानी है जाके, एक हमको संचयी बारंबारता बनानी है, ठीक। जैसे माध्य में हम लोग वर्ग अंतराल से मध्यमान का कॉलम बनाते थे, ऐसे हम लोग एक बनाएंगे जाके संचयी बारंबारता का कॉलम बनाएंगे, ठीक। अच्छा ये कैसे बनता है, देखो ये आसान है, आप इस 2 को ऐसे उतारो 2, अब आप क्या करो इसको इसमें जोड़ दो, ठीक, इसको इसमें जोड़ दोगे 2 7 कितना हो जाएगा 9, इसको फिर यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर अब इस 7 में इस 3 को जोड़ो, ठीक, इस 3 को जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा जाके 10, फिर आप 10 में इस 10 को जोड़ो कितना हो जाएगा 20, ठीक। अब 20 में 4 को जोड़ो कितना हो जाएगा जाके 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग संचयी बारंबारता कैसे बनती है, आप भाई बारंबारता कैसे लिखो, फिर इसको इसमें जो देखो यहाँ पे ये थोड़ी गलत बन गई, तो ठीक है ना। अभी देखो हम लोग थोड़ा सा ऐसे बनानी है, आप इसको लिखो 2 और इस 2 में इस 7 को ऐड करोगे, इसको ऐड करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 7 2 9, ठीक है। अब इस 9 में आप इस 3 को ऐड करो, फिर इसको इधर लिखो कितना हो जाएगा 12, अब आप इस 12 में इस 10 को ऐड करो, फिर इसको इधर लिखो तो ये कितना हो जाएगा जाके 24, सॉरी 12 10 ये 22 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आप इस 22 को इसमें ऐड करो 4 26, तो ये हमारी क्या हो गई जाके संचयी बारंबारता हो गई। इस तरीके से हम लोग संचयी बारंबारता बनाते हैं। अब इधर आपको क्या करना है, ये जो f वाला कॉलम होता है इसका हम लोग सिग्मा f निकालेंगे, मतलब इसका योग, देखो जो यहाँ पर आता है वही इसका योग निकलता है, तो आप चाहे जोड़ के देख लो 2 7 9 3 12 10 22 4 26, जो यह कह सकते हो जो इसका योग होगा अंतिम योग जो इनका होगा ऐसा संचयी बारंबारता में लास्ट वाला वो भी सेम होगा, ठीक। आप इसको सिग्मा एफ भी बोल सकते हो या इसको आप कैपिटल एन भी बोल सकते हो, ठीक। तो हम लोग अब इसके बाद क्या निकालेंगे n/2 निकालेंगे, मतलब कि इसका आधा कितना हो जाएगा जाके 13 हो जाएगा n/2, या इसी को हम लोग सिग्मा एफ भी बोलते हैं, इसी को हम लोग कैपिटल एन भी बोलते हैं। n/2 का मतलब हो गया जाके इसका आधा 13। अब आपको देखना है कि जो 13 है हमारा संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत है, तो देखो किसके अंदर मिलेगा, 13 क्या 2 के अंदर है, नहीं है क्योंकि 13 बड़ा है, ठीक। या आप ये देख सकते हो n/2 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता, तो वो क्या है हमारी 22 है, और 22 के ही सामने, ठीक है ना, ये जो 22 है 22 के ही सामने आपको क्या मिलेगा,
एक मिनट, पूरा रफ हो गया। चलो इसको हम लोग दोबारा से करेंगे ना, वो कैंसिल हो गया पूरा ना। हमें क्या करना है, जाके वर्ग अंतराल, ठीक है, हमें क्या करना है, यहां पे एक बनाना है जाके वर्ग अंतराल। हमें एक कॉलम बनाना है जाके वर्ग अंतराल का, ठीक। अब देखो वर्ग अंतराल कॉलम क्या बनाएंगे, जाके 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। ये हमारा हो गया जाके वर्ग अंतराल का कॉलम, ठीक है। अब इसके बाद हमको क्या बनाना है, जाके बारंबारता दी है तो हम लोग बारंबारता वाला लिखेंगे कॉलम, इसको एफ कहते हैं, ठीक है। हमको क्या दी, जाके 2, 7, 3, 10 और 4। देखो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका योग निकाल देते हैं, सिग्मा एफ, या इसी को हम लोग कैपिटल एन भी बोलते हैं। इसको जोड़ो, 2 7 9 3 10 9 3 12 10 22 4 26, ये हमारा टोटल सिग्मा एफ 26 है, कैपिटल एन 26 निकला, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इधर एक कॉलम बनाना है जाके संचयी बारंबारता का। अच्छा, ये जो संचयी बारंबारता होता है ये कैसे बनता है, देखो हम लोग सी एफ इसको बोलते हैं। ये कैसे बनता है, ये हमारा बारंबारता वाले कॉलम से ही बनेगा। जैसे हमारा ये 2 है तो इसको हमने 2 को लिखा। अब क्या करोगे, इसको तो ऐसे ही लिख दे, अब इसको जोड़ के इधर लिखोगे, ऐसे इसको जोड़ोगे तो 2 7 9 हो जाएगा। फिर इसको ये 3 को जोड़ के लिखोगे ऐसे इधर, 9 3 12 हो जाएगा। अब 12 में इस 10 को जोड़ के लिखोगे तो कितना हो जाएगा, जाके 22। अब 22 में क्या करोगे, इस 4 को जोड़ के लिखोगे 26। तो याद रखना, जो संचयी बारंबारता हमारी बनती है, इसमें जो हमारा लास्ट संचयी बारंबारता होती है वो हमारा n के बराबर ही होती है, ठीक है। अब आपको एक ये करना है कि आपको n/2 निकालना है, मतलब कि 26 का आधा, वो कितना आ जाएगा हमारा, 13 आएगा। अगर आपको वर्ग अंतराल देखना है तो आप बस इतना देखो कि ये 13 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता कौन सी है, ठीक है। 13 से जस्ट बड़ी, देखो 2 9 12 तो 13 से छोटे है ना, तो इससे जस्ट बड़ी कौन सी है, 22 है। तो अगर आपको वर्ग अंतराल देखना है तो आप पहले ये देखो कि n/2 से बड़ी जस्ट संचयी बारंबारता कौन है, फिर उसी के सामने वाला वर्ग अंतराल होता है जाके। तो यही क्या हो जाएगा, 15 से 20, 15 से 20 हमारा क्या हो जाएगा, इसका माध्यक वर्ग होगा। हमें क्या करना है, देखो वर्ग अंतराल को ऐसे लिख लेना, बारंबारता को ऐसे लिख लेना है, ठीक है। हमें योग निकालना है इसका, जिसे हम लोग कैपिटल एन भी कहते हैं, n/2 निकाल लेना। फिर हमें क्या करना है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे बनेगी, बारंबारता से ही, इसको लिखो ऐसे, फिर इसको जोड़ो, फिर इधर लिखो, इसको जोड़ो इधर लिखो, इसको जोड़ो इधर लिखो, इसको जोड़ो इधर लिखो। याद रखना यहाँ पे जो n आता है, योग टोटल आता है, वो लास्ट संचयी बारंबारता के बराबर होता है। अब हमें ये देखना कि ये जो हमारा n/2 है, इसको देखना है कि किसके अंदर है। तो ये देखो इस जस्ट इससे बड़ी संचयी बारंबारता क्या, 22 है। तो उसी के सामने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, जाके माध्यक वर्ग होता है जाके। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जाके अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है जाके, एक मिनट, अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि tan a बराबर a तो 2 sin a इंटू cos a का मान बताना है। देखो उसने हमसे दिया है, त्रिकोणमिति चैप्टर का है क्वेश्चन, कह रहा है कि देखो उसने हमसे क्या दिया जाके, tan a बराबर कितना हमको दिया जाके, a दिया। तो हम लोग पहले यहाँ से a की वैल्यू निकाल लेंगे। आप इधर देखो ये क्या है जाके tan a, अच्छा tan में कितने का मान 1 होता है, तो ये हमारा tan 45 या 45 डिग्री का मान 1 होता है। अब tan हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो a बराबर कितना आ जाएगा जाके, 45 डिग्री आ गया, ठीक। ऐसे हमने क्या किया, मान कैसे निकाला, हमको tan a बराबर 1 दिया है, तो हमने देखा इधर tan है तो इधर 1 को हम लोग tan में चेंज कर देंगे, कितने का मान होता है, tan 45 का मान हो गया। अब tan हमारा कैंसिल हो जाता है, a का मान हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। उसने हमसे मान किसका पूछ रहा है, उसने हमसे मान पूछा जाके कि 2 sin a इंटू cos a, इसका उसने हमसे मान पूछा है।
तो 2 साइन ए का मान 45, ठीक है, इंटू कॉस 45, ठीक है। अब देखो साइन का 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 का मान भी 1/√2 होता है। तो 2 1 कम 2 पर 2 आ जाएगा और √2 का गुणा 1 हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 2 sin a cos a का मान कितना आ गया, जाके 1 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। देखो हमने कुछ नहीं किया, tan = 1 दिया, इधर tan है तो हमने देखा कि एक tan कितने का मान होता है, 45 डिग्री। तो a का मान हमारा कितना आ गया, जाके 45 डिग्री। हमसे वैल्यू पूछ रहा है 2 sin a × cos a, तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू रख दी और sin 45 cos 45 का मान 1/√2 बस सॉल्व कर ले, 1 आ गया जाके। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक, 24 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखो क्वेश्चन में ये बोला कि मान लो कि ये एक वृत्त है, ठीक है, मान लो कि ये क्या है, एक वृत्त है ऐसे, ठीक। इसका केंद्र मान लिया क्या है, इसका केंद्र हमने O मान लिया, ठीक है। कह रहे कि केंद्र से 25 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु, यहां से हम लोग एक 25 सेंटीमीटर पे एक बिंदु ले लिए, ठीक। ये हमको दूरी कितनी दी जाके 25 सेंटीमीटर, यहां पर एक बिंदु Q है, ठीक है, से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अब ये स्पर्श रेखा होगी ये, ठीक, ये मान लो ये इसको स्पर्श करके ऐसे जाएगी, ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, ये उसने हमको बोला जाके 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। वृत्त के केंद्र 25 से इस पर रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या, यहां पे मान लिया कि कोई एक बिंदु P है। अब हमसे ये हमको 24 सेंटीमीटर दी है, ठीक, और ये हमसे पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या, हमसे क्या पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है ये जो वृत्त की त्रिज्या ये हमसे निकालने को पूछ रहा है, ठीक। और देखो यहाँ पर एक बनती है जो वृत्त की त्रिज्या होती है, जाके देखो केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब, ठीक है ना, ये लंब होता है जाके, मतलब कि यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं, अगर हम लोग त्रिभुज O या QOP ले लें, त्रिभुज, ठीक है ना, QOP में यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, जाके यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब होता है, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, जाके कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण हमको कितना दिया जाके 25 का स्क्वायर, ठीक है। अब लंब का स्क्वायर हमको कितना दिया, मतलब कि हम लोग इस ओपी का स्क्वायर कैसे, और आधार हमको कितना दिया जाके 24 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और ये ओपी कितना हो जाएगा हमारा, ये हमको निकालना है, ये तो हमारी त्रिज्या है ना ओपी स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 हो जाएगा। अब 625 में से इधर 576 माइनस होगा, इधर आ जाएगा ओपी स्क्वायर, ये घटेगा कितना आ जाएगा जाके, ठीक, ये हमारा 625 में 76 घटेगा तो हमारा 49 आ जाएगा ओपी स्क्वायर। मतलब कि ओपी बराबर हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा जाके √49, मतलब ओपी कितना निकल के आ जाएगा 7। तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी, मीटर में दिया है, ठीक, हाँ सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हमारी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे जाके नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर, उन्नयन कोण का मान। देखो हमने माना कि ये एक मीनार है, ठीक, ये क्या है जाके एक मीनार है। अब उसने क्या दे दिया, कह रहा है कि इसकी ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है उसने हमको दी है जाके 20 मीटर, और ये जो छाया यहाँ पे, छाया मतलब नीचे पड़ेगी इसकी, ये हमको दिया जाके 20√3 मीटर, ठीक है। और हमसे ये कोण हमने मान लिया थीटा, ये कोण हमसे पूछ रहा है,
तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे जाके tan थीटा बराबर, क्योंकि हमें लंब दिया आधार, लंब बटे आधार, ठीक है ना, क्या होता है जाके लंब बटे आधार होता है हमारा, ठीक। लंब हमको कितना दिया जाके 20, आधार कितना दिया जाके 20√3, ये हो जाएगा tan थीटा। 20 हमारा कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर tan थीटा, अभी जैसे हमने tan एक को एक बराबर में था तो उसको हमने एक को tan 45, तो ऐसे ही 1/√3 tan कितने का मान होता है हमारे, tan 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, tan कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 15। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या बोल रहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब देखो हमको जो वृत्त की त्रिज्या दी है आर कितनी दी है जाके 14 सेंटीमीटर दी है, ठीक है, और उसके केंद्र पर कोण कितना दिया, मतलब थीटा कितना दिया जाके, त्रिज्य कोण कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। हमसे पूछ क्या रहा है जाके आंतरिक संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, मतलब एरिया हमसे पूछा है त्रिज्यखंड का। अब देखो जो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है जाके थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री और बटे में 360 इंटू पाई का मान होता है 22/7। अब आर का मान कितना है, आर का मान 14 का स्क्वायर, मतलब 14 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कि 14 इंटू 14। 7 से इसको काटा 7 दूनी 14, 0 से 0, 3 से काटा 12, ठीक, 3 से काटा 12 आ जाएगा। अब देखो इसको 2 से काटा हमारा 6 आ जाएगा, फिर इसको 2 3 6 और 2 7 14। अब हम लोग 7 दूनी 14 और हासिल 7 दूनी 14 1 15, 154/3। एरिया हमारा क्या आ गया जाके 154/3। अब हमको देखो त्रिज्या सेंटीमीटर में दी है ना, तो मात्रक इसका क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। 154/3 मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो हमारा क्या कह रहा है कि जोकर टोपी का आकार होता है। देखो जोकर की जो टोपी होती है जाके वो किस आकार की होती है जाके, ठीक है, ऐसी तो होती है ना जाके ऐसी। तो ये जो जोकर टोपी का आकार होता है ये हमारा शंकु आकार होता है, ठीक, और शंकु भी हमारा ऐसा ही बनता है जाके। तो जोकर टोपी का आकार जो कितना जो कैसा होगा जाके शंकु आकार, क्या हो जाएगा जाके शंकु आकार, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो आगे आपसे कह रहा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप कितनी है। तो ये हमारी प्रत्यक्ष विधि की होती है जाके, प्रत्यक्ष विधि जो होती है उसी का सरलीकृत रूप है हमारी कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चन बचे हैं जाके। क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि कह रहा है कि यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य, ठीक है ना, तथा माध्यिका माध्य 25 है तथा माध्यिका कितनी जाके 24 है, तो बोल रहा है कि बहुलक होगा जाके। तो देखो जब कभी भी आपको माध्य माध्यिका बहुलक देते उसका एक संबंध होता है जाके कि बहुलक बराबर, ठीक है ना, बहुलक बराबर एक फार्मूला होता है जाके, क्या बहुलक बराबर देखो फार्मूला क्या होता है जाके, बहुलक बराबर होता है जाके 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य, क्या होता है जाके 3 माध्यक माइनस का 2 माध्य, ये हमारा एक बहुलक का फार्मूला होता है। अब हमें बहुलक ही बताना है। अच्छा माध्यिका हमको कितनी जाके, माध्यिका में 24 दी हो, तो 3 माध्यक मतलब कि 24, और माध्यम को कितना दिया जाके, माध्यम को दिया जाके 15 दिया है 15। अब जो कि इसका 24 दिया होता है हमारा 72 और 15 दूनी होता है हमारा 30। 72 में 30 जाएगा कितना आ जाएगा 42, तो बहुलक हमारा कितना आ गया जाके 42। ये संबंध होता है जाके रिलेशन, ये आपको याद रखना है जाके, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होता है जाके। बहुलक इक्वल टू होता है 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे जाके क्वेश्चन नंबर
19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। देखो अब बस आप देखो, अगर एक पासे को एक बार फेंका जाएगा, ठीक है ना, तो आप देखो ये पहले पासे में टोटल नंबर कितने होते हैं। देखो जो पासे में कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, जाके कुल संभव परिणाम, ठीक है ना, उसको हम लोग टोटल सैंपल स्पेस बोलते हैं, एस। ठीक, वो क्या होता है जाके देखो 1 2 3 4 5। अगर आप एक पासे को फेंकेंगे तो इन्हीं 6 में से कोई एक नंबर आएगा। यही कुल टोटल संभव परिणाम होते हैं एक पासे के लिए। इसी को हम लोग एनएस बोलते हैं। अगर नंबर आप देखे जाके तो ये हम लोग एनएस, कितने एनएस है, 1 2 3 4 5 6 हमारे, ये हमारे होगा जाके कुल संभव परिणाम। अब हमसे क्या कह रहा है कि एक सम संख्या, अच्छा सम संख्या के क्या हो जाएगी जाके, सम संख्या मतलब क्या क्या हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, इसको हम लोग इवेंट बोलेंगे जाके ना। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या क्या हो सकता है सम में, 2 आ सकता है सम, 4 और 6 आ सकता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, एनी कितने हो जाएंगे जाके 3। ठीक है, अब हमसे उसने प्रायिकता पूछी है, मतलब कि P इक्वल टू फार्मूला होता है जाके एनी बटे में एनएस। P इक्वल टू क्या होता है, एनी बटे में एनएस का फार्मूला होता है। ठीक, अब एनी का मान हमारा कितना है 3, एनएस का मान हमारा 6, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 क्या आ जाएगा, हमारी प्रायिकता आ जाएगी। बस आप इतना याद रखना कि अगर आपको एक पासा दे एक सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2 होती है। अगर विषम संख्या, क्योंकि विषम भी 3 ही अंक होते हैं, ठीक है ना, तो भी हमारी 1/2 होगी जाके। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही हमसे प्रायिकता का क्वेश्चन पूछा हुआ है। हमसे कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटे हुए ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ते को यादृच्छा निकालने पर पत्ते के रानी होने की प्रायिकता। देखो ताश में टोटल पत्ते तो 52 होते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एनएस हो गया। एनएस कितना हो गया जाके, एनएस हो गया हमारा 52। ठीक है, अच्छा रानी कितनी हो जाएगी, रानी कितनी हो जाती होती है, 4 होती है, मतलब एनी कितना हो गया जाके 4। हमसे प्रायिकता पूछा है 4 रानी होने की प्रायिकता। फार्मूला क्या होता है जाके, एनी बटे में एनएस होता है फार्मूला, एनी बटे में एनएस। एनी हमारा कितना है 4, एनएस हमारा कितना है जाके 52। तो 4 एक कम 4, ठीक है ना, इधर करो 4 एक कम 4 और 12, 4 3 12। तो प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी। प्रायिकता हमारी कितनी हो जाएगी जाके 1/13 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे एमसीक्यू समाप्त हुए जाके। ठीक है, अब हम लोग करेंगे जाके नेक्स्ट डे नेक्स्ट मतलब कि सेट के साथ। ठीक है, अब लोग इसके बाद करेंगे जाके यूपी बोर्ड 2025 में हम लोग इसका दूसरा सेट करेंगे, जो भी होगा जाके। ठीक है, उसके एमसीक्यू करेंगे, बाकी जो दीर्घ गतिलघु है उसको मैं आप लोग सॉल्व कराऊंगा। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिले। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।